अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में खबर गुमन और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। नाज़रीन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कल हमने इसके ऊपर बात भी की। काफ़ी ज़्यादा रद्द अमल जो है अक्रॉस द बोर्ड इसके ऊपर आया है कि गैर मुनासिब उसके अंदर तरामीम की जा रही हैं। आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी उसके ऊपर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा ये जो आइन का आर्टिकल है 8, 9, 10 जो कि एक बुनियादी हक देता है किसी भी एक्यूज को एक फेयर ट्रायल का, उसके खिलाफ है। लिहाजा ये बिल्कुल गलत एक तरमीम की जा रही है, इसको नहीं किया जाना चाहिए। साथ साथ आज आपको पता है वो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल होना है उस हवाले से जो हेयरिंग हो रही है वहाँ पे बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने चीफ जस्टिस से ये इल्तिजा की कि जनाब आला ये गैर मुनासिब एक कानून बन रहा है, इसके ऊपर जो सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। लेकिन जब बताया गया कि अभी चूंकि ये सेनेट के अंदर मौजूद है, ज़ेर बहस है, अभी ये कानून नहीं बना, तो देखेंगे बाद में इसके ऊपर क्या आता है। दूसरी स्टोरी नाज़रीन आपको पता है वो तोशा खाना के ऊपर एडिशनल सिविल जज जो हैं दिलावर साहब वो काफ़ी स्पीड से इस केस को चला रहे हैं। इसके खिलाफ जो है जो पीटीआई के चेयरमैन गए हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, अभी इतलात आ रही हैं कि हेयरिंग हो गई है कि ये क्या काबिल समाअत केस हो सकता है लोअर कोर्ट लेवल के ऊपर या नहीं। फैसला रिजर्व हो गया है और कल जो है इसके ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। बढ़ते हैं अपनी जो हमारी जो टॉप स्टोरी है आज की नाज़रीन, वो वही है कि क्या मुल्क के अंदर इंतखाबात वक्त पे चौधरी साहब होने हैं या नहीं होने। क्या जो नई मर्दमशुमारी होनी है हुई है उसको नोटिफाई करना है। मौजूदा हुकूमत ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया जाना है, ये नहीं बुलाया जाना। कल तक तो खबरें थी कि सब हो सकता है आइंदा अगले 1-2 दिनों के अंदर बुलाया जाए। अभी मुख्तलिफ ज़राए से हमारी भी बात हुई है और ख़बरें भी चल रही हैं, वो ये कि तमाम अतराफ से चेक किया है। हुकूमत वक्त ने आइनी माहिरीन से भी बात की है, आइन को भी पढ़ा है, आइन के आर्टिकल्स को भी पढ़ा है कि क्या हम ये काम कर सकते हैं। मर्दमशुमारी का बहाना सामने बना के सामने रख के क्या जो है इंतखाबात को डिले किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उनको सब ने यही मशवरा दिया है कि ये बड़ा एक उल्टा किस्म का पंगा हो जाएगा, इसमें हमें नहीं जाने की ज़रूरत, ये काफ़ी हालात ख़राबी की तरफ चले जाएंगे। लिहाजा जो पुरानी मर्दमशुमारी है 2017 की उसी के जो मुताबिक आप चलें और उसी के मुताबिक जो मुल्क के अंदर इंतखाबी जो अमल है उसको आगे बढ़ाया जाए। नाज़रीन, लेकिन आपको बताना बड़ा ज़रूरी है, बुनियादी तौर पर पहले तो यही तय था कि मामलात जो हैं अच्छे से आगे बढ़ेंगे और जो है जो इंतखाबात वक्त पे होंगे। लेकिन 2 दिन पहले आपको याद होगा मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि सदर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान ये एक शगुफा तो नहीं हम कहेंगे कि ये एक उन्होंने इंकशाफ किया कि ये हो सकता है और उसके बाद फिर सारी इसके ऊपर बहस शुरू होगी। पहले वो उनका जो इंटरव्यू का हिस्सा है वो सुनाना आपको बड़ा ज़रूरी है। अभी सीसीआई की मीटिंग भी नहीं हुई, शायद हो जाए, आप करके जाएंगे इस मसले को हल? बिल्कुल इसका बड़ा इम्कान है कि सीसीआई की मीटिंग हो जाएगी। इसमें ये सेटल हो जाएगा कि नई मर्दमशुमारी है या पुरानी? हमें अब नई मर्दमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में हमें जाना है, तो उसके लिए जो ही ये उनके जो नताइज हैं वो मुकम्मल होते हैं तो हम सीसीआई में इसको लेके जाएंगे, ताकि ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है सीसीआई में, ये जो सेंसस सीसीआई का सब्जेक्ट है। लेकिन आप नई मर्दमशुमारी के ऊपर हैं कि उस पे होना चाहिए, जो हुई है तो उसी पे जाना चाहिए, अनलेस कोई ना अबूर करने वाली ऑब्स्टिकल है जो कि मुझे नजर नहीं आ रही, तो उसके अलावा तो ये अब इलेक्शन कमीशन की गेंद उनकी कोर्ट में होगी। अच्छा, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि उनको तो कोई ऐसी रुकावट नजर नहीं आ रही जिसको अबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन जाहिर है उसके पास फिर आइन मौजूद है। आइन पाकिस्तान, आइन का आर्टिकल 153 नाजरीन आपके सामने रखते हैं। उर्दू के अंदर तर्जमा यह है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है इसको जो है प्रेसिडेंट साहब इसको नोटिफाई करते हैं। जब नए प्राइम मिनिस्टर साहब बनते हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जो है ये इसको बनाना होता है। चारों जो वज़राए आला हैं चारों सूबों के वो इसके मेंबर होते हैं। 3 जो है फेडरल कैबिनेट के लोग हैं उनको इनका इस कमेटी का वो हिस्सा बनाया जाता है। मेजॉरिटी के साथ, अक्सरियत के साथ ये जो फोरम है फैसला करता है। लेकिन जो अहम इसका एक नुक्ता है आर्टिकल 154 154 जो है उसका सब क्लास 7 अगर नाज़रीन पढ़ें कि किसी भी नुक्ते के ऊपर वफाकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट
या एक कोई भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो CCI के सामने अगर कोई सब्जेक्ट आता है उसके ऊपर अगर वो इतराज करती है तो उसको आप ज्वाइंट सिटिंग के सामने आपको लेके जाना पड़ता है। अब जो ये जो आर्टिकल देख रहे हैं सब क्लास 7 है, इफ द फेडरल गवर्नमेंट और ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट is dissatisfied with the decision of the council, it may refer the matter to the Majlis Shura Parliament in a joint sitting, whose decision in this behalf shall be final. अब एक अगर फैसले के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई भी सूबा जो है उसका चीफ मिनिस्टर है इसके ऊपर एतराज कर सकता है, अच्छा जो है उसको फिर आपको एक जॉइंट सिटिंग में लेके जाना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि नाज़रीन, ये जो बुनियादी जो आर्टिकल 153 हमने आपको पढ़ के सुनाया है कि इसका जो फोरम है, इसका जो कोरम पूरा होता है, जो इसके मेंबर्स हैं वो 4 वज़राए आला हैं सूबों के। इस वक्त नाज़रीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चूंकि मोहतरम जो हमारे चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने भी कल इसकी तरफ इशारा किया था और गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ जो आइनी माहिरीन हैं उनसे भी बात हुई, मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स के अंदर भी वो गए और उन्होंने बताया जनाब आला ये जो फोरम है इस वक्त इनकम्प्लीट है, गैर नुमाइंदा जो हुकूमतें हैं, निगरान हुकूमत जो है, आइन का आर्टिकल 224 ये कहता है कि वो डे टू डे मामला देख रही होती हैं, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग डिसीजन के ऊपर वो फैसले नहीं कर सकते। लिहाजा मोहसन नकवी साहब पंजाब से और KP से जो है आजम खान साहब ये क्या नुमाइंदगी कर सकते हैं? रात को मैं सुन रहा था मोहतरम लतीफ खोसर साहब को, उन्होंने इसके ऊपर काफी जो है मुफस्सल तरीके से बात की। 2 सूबों में यानी 2/3 पाकिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उसमें तो वजीर आला है ही नहीं। मुराद अली शाह साहब भी मुखालिफ हो गए, तो लिहाजा CCI की तो मीटिंग हो ही नहीं सकती है। सुनवाई है कि 10 सीटें बलूचिस्तान की बढ़ रही हैं, अगर आपने बढ़ोतरी करनी है तो आपको आर्टिकल 51(3) में तरमीम करना पड़ेगी, आइन में तरमीम करना पड़ेगी, और आइन की तरमीम के लिए आपको पता है 2/3 मेंबर चाहिए, जो है ही नहीं इस वक्त। चौधरी गुलाम हुसैन साहब क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, आपने क्या सोच काफी पढ़ा है ना आइन। जी खाबर साहब ये जरा देख ले कि आया CCI की मीटिंग के हवाले से आइन क्या कहता है कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो भी एक मेंबर के तौर पर वहां अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, फैसले करा सकते हैं, या इलेक्टेड गवर्नमेंट सिर्फ कर सकती है। बिल्कुल सही है। ये देखना पड़ेगा ना। नहीं वो तो हम देख रहे हैं, उसके बाद इनका तो बाबा आदम ही निराला है, और मैंने आपको कहा है कि इनको एक दफा इनकी हुकूमतें जाने दें, इतने बड़े और गंभीर वाकया सामने आएंगे कि आप होश रुपा भी लफ्ज छोटा रह जाएगा कि ये हो क्या रहा था और हम कहाँ थे। हम वो खोए हुए थे, तोशा खाना और मोशा खाना से बाहर नहीं निकलते थे। 15 महीने और 15 दिन हो गए आज। तो जी, 2 बातें और हैं। जी साहब प्लीज गो अहेड। एक ये जो इलेक्शन ना कराने का इनका इरादा है ना, इसके ऊपर कदगन लगनी चाहिए और आइन के तहत इलेक्शन होने चाहिए। और दूसरा, तमाम पार्टियों को जिनको लोग वोट देना चाहते हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। और तीसरा, अब ये अपनी मर्जी की धौंस धांधली के जरिए टेलर्ड या मसनूई तरीके से धांधली और वड्डे धांधले के जरिए मैसिव रिगिंग के जरिए रिजल्ट्स तब्दील ना कर सकें, इसलिए जो केयर टेकर सेटअप्स हैं जो इनके भी यहाँ और पंजाब में और KP में है उनसे भी माजरत की जाए, और वहाँ भी कोई जिन्हों पंजाबी च कई जाना माफ करना बंदे दे पुत्र जड़े ने बिठाए जान ताकि वो अपना तकड़ी और तराजू जो है वो चौधरी साहब अदब के साथ चौधरी साहब अदब के साथ सिकंदर सुल्तान राय साहब हमारे बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमें उनके घर से पूरी उम्मीद है। नो, आई एम टॉकिंग ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट। नहीं सर, केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर जो सुपरविजन है, मॉनिटरिंग करनी है ड्यूरिंग इलेक्शंस, वो बुनियादी तौर पर काम वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। अच्छा नाज़रीन, वापस आते हैं CCI की तरफ, क्योंकि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा बहुत संजीदा मामला है, कौमी जो है अहमियत का मामला है, लिहाजा CCI में जाना है। इसके ऊपर जो हमने दोबारा से नाज़रीन देख लीजिएगा, आर्टिकल 154 का सब क्लास 7 जो है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि वफाकी हुकूमत
प्राइम मिनिस्टर्स का मेंबर होता है और चारों सूबाई जो मेंबर्स होते हैं, उसमें से कोई एक भी अगर जो है इतराज कर दे, बेशक वहां पे अक्सरियत से ही फैसला हुआ है, तो वो फिर आप ज्वाइंट सिटिंग में लेके जाना पड़ेगा। मुराद अली जो हैं मोहतरम हमारे शाह साहब, यूनानिमस एग्जैक्टली नहीं, मैं ये कह रहा हूं वैसे अक्सरियत से फैसला किया जा सकता है, लेकिन अगर जो की मेंबर है फेडरल गवर्नमेंट या एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके ऊपर इतराज कर दे, तो फिर उस सारे मामले को, उस कजिए को आपको लेके जाना पड़ता है ज्वाइंट सिटिंग की तरफ, ताकि वहां से एक जो है हाउस की तरफ से एक ज्वाइंट उसके ऊपर रेजोल्यूशन आ जाए, ज्वाइंट जो है पार्लियामान की तरफ से उसके ऊपर पता चले कि जो ये जो फैसला है किस तरफ जाना है। तो एक भी इतराज कर दे, जो मुराद अली शाह साहब ने इसके ऊपर मतलब दो ही सूरतें हैं ना सर। जी जी, या तो यूनानिमस है, कसरत इत्तेफाक राय, या कसरत राय से, तो ईदर ऑफ द टू, ये तो नहीं है ना, दोनों से तो नहीं हो सकता काम। तो वो क्या कहते हैं कि अगर एक मसलन पंजाब ने कह दिया हम नहीं मानते, तो फिर क्या होगा? ये हाँ नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो फिर नहीं हो सकता। देखिए जरा मुराद अली शाह साहब ने क्या फरमाया, जो सिटिंग इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के। ये सरासर गलत था और मेरी इसके बारे में बड़ी डिटेल में ऑब्जेक्शंस हैं फेडरेशन के साथ और मैंने उनको बताई हैं। अगर सीसीआई में ये आएगा तो ऑब्जेक्शंस मैं रेज करूंगा और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूं कि मैं इस वक्त जो सेंसस हुआ है उसको अप्रूव करने में या उसके फेवर में वोट देने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं हूं अगर हमारे खदशात एड्रेस नहीं किए। इलेक्शंस अपने टाइम पे होने चाहिए और सेंसस या किसी भी वजह से इलेक्शंस को डिले नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में हमने अच्छा ये बड़ा ये अजीब तमाशा है सेंसस का। वो कराची वाले जो कहते हैं वो उनकी बढ़ भी गई आबादी, वो कहते हैं हमें कबूल नहीं है, 1 करोड़ और हमें दो, और दूसरे जो चले वो तो कल, हाँ वो तो कल हमने डिस्कस किया, तो लेकिन मामला तो अब आईनी आ गया ना। अबूजर नियाजी साहब हैं, सीनियर वकील हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, बहुत शुक्रिया अबूजर। अच्छा ये बताइएगा कि ये सीसीए वाला मामला है, आर्टिकल 153 भी आपके सामने रखा, 54 भी रखा, तो अगर मौजूदा जिस वक्त सेटअप है, गवर्नमेंट है, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कोई रुकावट नहीं है, हमें सीसीआई में लेके जाना चाहिए। रुकावटें जो आइन बता रहा है उस हवाले से आप भी हमारी रहनुमाई कर दें, कोई मैं और चौधरी साहब कोई आइन को गलत तो नहीं पढ़ रहे? देखें खावर साहब, माशाल्लाह मैं अभी सुन रहा था, आप लोगों से सीख रहा भी था, खासकर चौधरी साहब से, वो जरा आइन की चीजें भी बता रहे थे हमें काफी अच्छी। इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखें दो आर्टिकल्स हैं जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को केटर करते हैं। एक आपका आर्टिकल 153 है जो आपको कॉम्पोजिशन बताता है कि कौन कौन होगा उसमें। प्राइम मिनिस्टर है और 3 फेडरल मिनिस्टर है, तो टोटल 8 लोग हो गए। और इसके बाद अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये इलेक्टेड होगा कि इंटरिम सीएम भी हो सकता है, लेकिन इस पे मैं आता हूँ। उससे पहले मैं इसके फंक्शंस पे आ जाऊं। जो आर्टिकल 154 में लिखा हुआ, ये हमारा रेलेवेंट आर्टिकल है। इसमें ये लिखते हैं कि जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की जो पार्ट 2 है, बिल्कुल सही, उससे रिलेटेड मैटर्स में इसके पास सुपरविजन का रोल होगा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का। अब एंट्री 9 जो है लिस्ट में, वो आपके सेंसस की बात करती है, तो उसके पास सुपरविजन का पावर तो है उसके पास। अब क्या इसके डिसीजंस कैसे होंगे, ये क्लियर लिखा हुआ है आइन के अंदर ही, उसी आर्टिकल 154 में, कि डिसीजन बाय मेजॉरिटी होगा। अगर 8 लोग हैं तो उसमें से 5 लोग अगर फैसला करेंगे इस किसी चीज के हक में, तो वो प्रिवेल करेगा। अब आप लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, अगर किसी प्रोविंस को उससे इशू है, अगर उसको ऑब्जेक्शन है ऐसे फैसले, तो फिर क्या होगा? उसका तरीका आपने पढ़ दिया, आर्टिकल 154 सब आर्टिकल 7 में लिखा हुआ है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, किसी को उस फैसले से प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवियंस है, तो वो ज्वाइंट सिटिंग में जाएगा पार्लियामेंट की, और फिर वहां से वो ओवर रूल हो सकता है। अगर फैसला हो गया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, वो बाइंडिंग है हर किसी पे। इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट की। मतलब अगर दोबारा से हम जो इसको हम अनपैक अगर करें आम फहमी के लिए, कि अगर सिंध उसके ऊपर एतराज कर देता है, पंजाब कर देता है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला मेजोरिटी के साथ हो भी जाता है, तो उसको आप ज्वाइंट सिटिंग में लेके जाना पड़ेगा, उसके बगैर आप उसको आगे नहीं लेके जा सकते। उसको सेट असाइड करने का एक ही तरीका है, वो है आपका ज्वाइंट सिटिंग बैठेगी। या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सेट असाइड कर दे, वो बहुत मुश्किल है कि ये बुनियादी हकूक के खिलाफ है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन जो तरीकाकार 154 में है वो यही है कि जिस प्रोविंस को ऑब्जेक्शन है, ग्रीवियंस है, वो ज्वाइंट सिटिंग
में जाएगा, इजलास कॉल होगा और फिर वहां पे वो सेट असाइड हो सकता है। लेकिन अगर मेजॉरिटी ने डिसीजन ले लिया है तो वो फिर बाइंडिंग है फेडरल गवर्नमेंट पे जब तक वो ज्वाइंट सिटिंग से आपके सेट असाइड। अच्छा, दोबारा वापस आते हैं अबूजर न्याजी साहब, आर्टिकल 153 के ऊपर। उसके अंदर ये बहुत वाजे है कि एक जब नए प्राइम मिनिस्टर साहब ओथ लेते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर जो इसको कॉन्स्टिट्यूट करें, तो आइन की जो रूह बात की जाती है, आइन का जो स्पिरिट है उसे बात की जाती है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो फेडरल सतह पे हो या सूबाई सतह पे हो, फैसला बुनियादी तौर पर उसी लेना है। आप लोगों ने हमें बताया, वकाला नहीं, आइनी माहिरीन ने, कि जो आर्टिकल 224 है, निगरान हुकूमत जो है वो उसका काम ही नहीं लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस के ऊपर अपनी राय देना। तो क्या एक जो निगरान चीफ मिनिस्टर है, क्या वो इस तरह के पॉलिसी मेकिंग जो डिसीजंस के अंदर हिस्सा ले सकता है? इसके ऊपर भी लोगों की मुख्तलिफ राय है, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल खावर साहब, मैं अभी इसी इशू पे आ रहा था, आपने खुद ही सवाल कर दिया। देखें, जो 153 में लिखा हुआ है वो तो चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है वर्ड आपका, लेकिन अगर हम आइन की रूह देखें, केयर टेकर सीएम की बात वहीं पे है जहां पे एक दो आर्टिकल्स के पूरे आपके आइन में। बाकी हर जगह जहां भी वर्ड चीफ मिनिस्टर यूज हुआ है या फेडरल मिनिस्टर यूज हुआ है या प्राइम मिनिस्टर यूज हुआ है, उसको हम जो उसकी इंटरप्रिटेशन है, जिसको हम कहते हैं परपोसिव इंटरप्रिटेशन, वो आप इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ही हुआ। क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन ट्रस्ट का मकसद क्या है कि डिफरेंट सूबों के जो लोग हैं उनके नुमाइंदे जो हैं वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, सबकी वहां पे प्रेजेंस हो। तो क्या एक केयर टेकर सीएम जो है वो नुमाइंदा है लोगों का? नहीं है। तो ये आइन के जो स्पिरिट है, जो उसकी रूह है, उसकी नफी है कि अगर वहां पे आपका बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। चोई साहब भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी चोई साहब। जी न्याजी साहब, इनका काम सीसीआई की और कानून की और पार्लियामेंट के अजलास की या कंसेंसस की या मेजॉरिटी की इशू ही नहीं है। ये तो बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह रब्बा झूठ ही हो जाए, इट शुड नॉट हैपन और इलेक्शन ना हो। तो आप कोई अपना कानून और आइन को पढ़ के उनको कोई ऐसा नुस्खा, ऐसी चीज़ें वहाँ से प्रोविजन और आर्टिकल निकाल के दें कि जी आप इसके तहत अगले क़यामत तक बैठे रहें और कोई आपको पूछे ना कि यहाँ क्या डाकाजनी हो रही है, मुल्क का तबाही क्या हो रही है, और इलेक्शन ना कराया जाए। क्यों? कि इलेक्शन का मतलब इनकी सियासी मौत है। सवाल ये है अबूजर न्याजी साहब के अगर शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन नहीं करवाना या मौजूदा हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाना, तो आइन के अंदर कौन से वो ऑप्शंस हैं इमरजेंसी के अलावा के मौजूदा ये जो सेटअप है इसको कंटिन्यू किया जाए या निगरान सेटअप आ जाए वो कंटिन्यू करता जाए जिस तरह पंजाब और केपी के अंदर है? देखें, पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। देखें, आर्टिकल 51 जो है ना हमारा, ये सेंसस पे मेरे ख्याल से जो इनको मशवरे दे रहा है कानूनी, ये गलत मशवरे दे रहा है। सेंसस अगर हो भी जाए तो उसके बाद आपने सीटें बढ़ानी है। आर्टिकल 51 में कौमी असम्बली की सीटें लिखी हुई है 336 जमा 10, 332 जमा 10, 342 सीटें। अगर वो आपने बढ़ानी है या कम करनी है तो आपको आइन में तरमीम करने की जरूरत है। बेशक ये सेंसस पे नए पे करा भी लें, आप कौमी असम्बली की सीटें नहीं बढ़ा सकते, उसमें आपको आइन में तरमीम करने की जरूरत है। तो ये सेंसस वाला जो बहाना है, मुझे सिर्फ इलेक्शन डिले करने का तरीका नजर आ रहा है, लेकिन आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। ये आप किसी लतीफ खोसा साहब, शायद आपने सुना हो, अभी वो बात, ये मैं अभी आपको सुना देता हूँ वो, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन भी अगले आ रहे हैं ना, इस हवाले से भी लतीफ खोसा साहब ने बात की है, सुने जरा। अगर ये कहते हैं मौखर करेंगे तो ये मौखर फिर मार्च में आधी सेनेट मार्च में ये रिटायर हो रही है। तो आधी सेनेट अगर रिटायर होती है और असेंबलियां नहीं होती तो फिर वो सेनेट की इलेक्शंस भी स्टॉल हो जाएंगे। इसी तरह कामरान मुर्तजा साहब ने नाजरीन भी अपनी रोशनी डाली है, अपने ख्यालात का इजहार किया है कि नोटिफाई कर सकते हैं जो नई मर्दमशुमारी को मौजूदा हुकूमत वाले या नहीं सुने। सेंसस है इसकी जो रिपोर्ट अगर नोटिफाई हो जाती है उसमें कुछ सूबों की सीटें बढ़ जाएंगी, कुछ की कम हो जाएंगी। जब बढ़ेंगी और कम होंगी तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होगी, और जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होगी तो उसके लिए हाउस कहाँ पे है? इस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर सर, ये ठीक है, लेकिन फर्ज करें कि हाउस की सीट्स उतनी ही रहे लेकिन अंदरून में कुछ रद्दोबदल हो रहा हो कि 100 ही रहे, लेकिन मिसाल के तौर पे इस सूबे की कम इसकी ज्यादा हो जाए, उस सूरत में तो तरमीम जरूरी नहीं है ना? वो नहीं, वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके नतीजे में जो है ना वो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस है ना, उसका कॉन्सिक्वेंस उस आबादी के हिसाब से आप आबादी को
आबादी के हिसाब से जो है ना वो सीटें वो करेंगे, फिर वरना एक नया तनाजा खड़ा हो जाएगा। आप भी कह रहे हैं कि अमलन मुमकिन नहीं है नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होना? नहीं मुमकिन। नाज़रीन, अभी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद यही जो हमारा मौजू है इसके ऊपर हम अबूजर नियाज़ी साहब से मजीद सवालात करेंगे, रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि आइन को क्या ये वो क्या कहते हैं कि मोम है, जो मोम की नाक है उसे अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं तो मरोड़ना चाह रहे मौजूदा हुकूमत वाले। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नियाज़ी साहब, अब बताइएगा कि ये तमाम जो आइन के आर्टिकल्स हैं वो वाजे हैं, आईनी माहिरीन हैं वो बड़े वाजे हैं, इत्तेहादी हुकूमत है उनके जो अपने लोग हैं वो इस हवाले से बड़े वाजे हैं। लेकिन मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब अभी थोड़ी देर पहले एक बयान उनका सुनवा रहे थे, दोबारा अगर प्रोड्यूसर साहब सुनवा दें, वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ आ रही कि कोई, मुझे नहीं लगता कोई रुकावट है। एक बार फिर आप नई मर्दमशुमारी के ऊपर हैं कि उस पर होना चाहिए, जो हुई है तो उसी पे जाना चाहिए ना जी, अनलेस कोई ना अबूर करने वाली ऑब्स्टिकल है जो कि मुझे नजर नहीं आ रही, तो उसके अलावा तो ये अब इलेक्शन कमीशन की गेंद उनकी कोर्ट में होगी। अबूजर नियाज़ी साहब और चौधरी गुलाम हसन साहब, हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब को तो कोई रुकावट नहीं नजर आ रही, आपको क्यों इतनी बड़ी बड़ी रुकावटें नजर आ रही हैं? जी नियाज़ी साहब पहले देखें, खावर साहब, रुकावट है नहीं है, आइन इस पे बड़ा क्लियर है, आपने वो क्लिप्स भी सुनवा दिए, मैं भी यही कह रहा था। अगर आपका सेंसस अप्रूव होता है उसके बाद अगर सीटें बढ़ानी है आपने, उसके लिए आपको आइन में तरमीम करने की जरूरत है, और तरमीम करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको। और ये तो अफसोस होता है देख के कि हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो एक जमहूरी पार्टी के लीडर हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम इसको पास कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उनको अटॉर्नी जनरल साहब को उनको कानून या तो मेरे ख्याल से दोबारा पढ़ाना चाहिए, ये लॉ मिनिस्टर को, या वो खुद पढ़ ले। इस लॉ बड़ा क्लियर है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। साहब तुसी केड़े मुल्क दी गल्लां कर रहे हो? उन्होंने सारा आइन, सारे कानून, सारा कुछ चाहे वो बाला कर देता है। दे हैव डिस्ट्रॉयड दी वेरी फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब 90 दिन में इलेक्शन कराने थे और नहीं कराए और सुप्रीम कोर्ट को डिफाई किया है और आज तक बैठे हुए हैं, वो उसी लाइन पर चलते हुए दे प्लान टू अवॉइड इलेक्शन इन द कंट्री कम व्हाट में। ये नियाज़ी साहब, ये मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूं, वो यही लिखा जा रहा है ना कि एक प्रेसिडेंट सेट हो गई है पंजाब और केपी में, सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले भी आ गए, आर्टिकल आइन का 105 बहुत वाजे है कि नॉट लेटर देन 90 डेज इलेक्शन होने चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब रोजाना की बुनियाद के ऊपर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट कर रहे हैं। केपी के अंदर जिस तरह वो वहां पे लड़ाई हो रही है कि ये इनिया मेरियां थे, इनिया तेरियां, वहां पे सारे मामला चल रहे हैं, तो आप कौन से आइन और कौन से कानून की बात कर रहे हैं? देखिए खावर साहब, मैं तो अब स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, हमने तो आवाज उठानी है, कानून की बात करनी है, आइन की बात करनी है। अब उस पर अमल नहीं हो रहा, लेकिन हम इस पर फिर भी खामोश, हमें नहीं बैठना चाहिए। इनफैक्ट आप लोग भी जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों को मुल्क की जमहूरियत के लिए आवाज उठानी चाहिए। बेशक इस मुल्क में जो है आइन इस वक्त नॉन एग्जिस्टेंट, हड्डियां भी तुड़वानियां चाहिए ने। हाँ, लेकिन हम अपनी आवाज चौधरी साहब बंद नहीं करेंगे, हम फिर भी आवाज उठाते रहेंगे। अच्छा, नहीं इंशाल्लाह, हमने क्यों बंद कर? अच्छा चौधरी साहब, ये इनके अपने जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, वो इस पार्लियामान के बारे में क्या तारीफी कलमात अदा कर रहे हैं। नाज़रीन आप खुद ही सुन लें और खुद ही इस पे अपना तासुर बनाएं, सुने जरा। ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन पार्लियामेंट है, ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन पार्लियामेंट है। आपने जो है चौधरी साहब सुन लिया, वो कह रहे हैं कि ये इस मतलब तारीफ और के ऊपर। अच्छा, उसके बाद एक और मामला, एक तरफ जो है नून लीग, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को सुन लिया। मैं कल सुन रहा था एहसन इकबाल साहब किसी इंटरव्यू के अंदर वो ये भी फरमा रहे थे कि जनाब आला कोई 2-4 हफ्ते, सॉरी 9-10 हफ्ते डिले हो सकते हैं। लॉ मिनिस्टर साहब इस तरह की बात कर रहे थे, कोई नहीं बड़ा मसला हो जाता है, आइन का आर्टिकल 254 जो है इस तरह के डिलेज को कवर कर लेता है। आज हमारे मोहतरम जावेद लतीफ साहब मीडिया के ऊपर जाहिर हुए और उन्होंने कहा जी बिल्कुल इलेक्शन के अंदर डिले नहीं चाह रही, सुने जरा। मुस्लिम लीग नून एक दिन का भी इलेक्शन डिले नहीं चाहती। नई मर्दमशुमारी के मुताबिक कानूनी जो पहलू हैं अगर उनको मद्देनजर रखा जाए तो यकीनन नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। वक्त मुकर्ररा पर इलेक्शन करवाना पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक करवाए जाएं तो मुमकिन होगा, और ये पाकिस्तान के मफाद में भी है। जितनी जल्द इलेक्शन हो जाए वक्त मुकर्ररा पर, उससे पाकिस्तान को फायदा होगा।
वैसे एक बात है, क्योंकि खरे आदमी हैं, खुल के बोलते हैं, उन्होंने भी माना, जावेद लतीफ साहब ने भी, चौधरी साहब के जमहूरियत गुज़िश्ता 15 माह के दौरान कमजोर हुई है। इन 15 माह में जो लोग कहते हैं कि जमहूरियत कमजोर हुई, हाँ कमजोर हुई। अच्छा, अब अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो भी आइन और कानून के मुतलका ही है। आपने देखा नाज़रीन, कल भी नहीं सुनिया तो खाबर गुमर साहब जी चौधरी साहब इस्लामाबाद बैठे हो जी जी प्लीज प्लीज अद्धी जी काबीना है वो कहते मैनू वज़ीर आज़म बनवाओ, निगरान मैनू बनवाओ और साडा भी ना चौधरी साहब पवा दियो लिस्ट अगर इन्नी लिस्ट खुली नहीं एक दो दे पाए ने असी सहाफिया दे भी। अच्छा, लाहौर के माशाल्लाह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जब साफी बन सकते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के, तो क्या हम क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? तो हम अपना डॉक्टर अस्करी हसन रिजवी क्या था उनका, नहीं, लेकिन वो आपको पता है वो तो प्रोफेसर हैं बुनियादी तौर पर। अच्छा, एनीवेज, अब नाज़रीन, अच्छा न्याजी साहब, अब अगला एक जो अहम पहलू है वो ये कि गवर्नमेंट ने पिछले कुछ 4-5 दिनों के दौरान कुछ 54 के करीब कानून जो हैं वो पास किए। उसमें से कुछ जो है वो चले भी गए हैं सदर पाकिस्तान के पास, कुछ जो आम लोगों के भले के लिए उनके ऊपर तो साइन हो गए हैं। अब आइन का आर्टिकल 76 उसके अंदर बड़ा वाज़ेह है कि अगर जो सदर पाकिस्तान अगर वो 10 दिन का ऑप्शन है, अगर उसके अंदर उसको एसेंड नहीं करते, मंजूर नहीं करते कानून को, वापस आना पड़ेगा। वापस आएगा कानून तो वो ज्वाइंट सिटिंग में जाएगा। अब ज्वाइंट 10 दिन से पहले नेशनल असेंबली ने खत्म हो जाना है। उसके अंदर बड़ा वाज़ेह है कि वो जो कानून है वो लैप्स कर जाएगा। तो सदर पाकिस्तान का जो किरदार है, जो रोल है, वो आने वाले दिनों के अंदर चौधरी साहब बड़ी अहमियत का हामिल हो जाएगा। सो आप क्या कहते हैं अबूजर न्याजी साहब के अब ये जो ऑप्शन है, ये जो 10 दिन वाला, ये अगर प्रेसिडेंट अडॉप्ट कर लेते हैं, नहीं करते इनके साइन के ऊपर, ये जो जितने भी मुतनाज़ा कानून है आपको पता है वो दर्जनों के हिसाब से पास किए गए हैं, क्या वो लैप्स कर जाएंगे? मैं इसका जवाब देता हूँ। आपने एक बात की, 54 कानून उन्होंने पास किए हैं। एक बड़ा फेमस ग्रीक ऑथर था, मैं ये थोड़ी सी बात कर दूं, कि उसने कहा था द मोर द लॉज द गवर्नमेंट मेक्स द मोर द करप्ट द गवर्नमेंट इज। जितने ज़्यादा कानून बनाएगी उतने ज़्यादा वो करप्ट होगी गवर्नमेंट। और इसका मतलब ये था कि वो कानून बताना जिससे लोगों के बुनियादी हकूक सलब हो रहे हो, लोगों की आवाज़ उठाने की, बात करने की चीज़ जो है, जो उनके अंदर वो बात करना चाहते हैं, उनके लब जो है, उनकी लब कुशाई जो आप उनको नहीं करने दे रहे, तो उससे पता चलता है। कोई अगर बेहतरी के लिए कानून आप बना दे तो ठीक है, समझ आती है, कोई वेलफेयर के लिए बना दें आप, लेकिन अगर लोगों को के बुनियादी हकूक को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कानून बनाते हैं, जितने ज़्यादा कानून बनाती है हुकूमत वो उतनी ज़्यादा करप्ट होती है, क्योंकि अपनी गलतियाँ लोगों को वो बोलने नहीं देते कि गलतियाँ क्या कर रहे हैं, उनकी शॉर्ट कमिंग्स पॉइंट आउट। अच्छा, अब ये जो जितने ज्यादा मुतनाज़ा कानून है, इस हवाले से मीडिया तो बात कर ही रहा है, लेकिन खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो खुद ये बात मान रहे हैं कि ये जो जितने कानून हम पास कर रहे हैं ना, ये बहुत मुतनाज़ा है और ये जो भी नई हुकूमत आएगी इनको खत्म कर देगी। लेकिन इसके ऊपर चौधरी साहब सवाल तो हमारा ये बनता है, आप कर क्यों रहे हैं ऐसा? सुने जाए क्या फरमा रहे हैं शाह साहब। मुझे अफसोस है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हम पे कलंक करती कहा है। लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि फुली डिबेट, ये जितनी भी शिकायत इस किस्म की जितने भी तरामी आती हैं या लेजिस्लेशन होती है, ये ख़त्म हो जाती है। दूसरी गवर्नमेंट आएगी ख़त्म कर देगी, जो नई गवर्नमेंट आएगी जब भी आए, हाँ, ये लेजिस्लेशन को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह जो है मैं देख रहा था कि आलिया कामरान साहिबा ने भी बात की, लेकिन कामरान मुर्तजा साहब ने बड़ी अहम बात की कि जनाब आला हमारे साथ कोई चीज शेयर ही नहीं की जा रही है, जो जितनी भी कानून साजी हो रही है, आई जा रही है, पास होती जा रही है, मजे कराए थे कितना कुछ शेयर करना है उन्होंने। सुने जरा। देखिए, गवर्नमेंट में तो हम भी शामिल हैं, मगर ये हमारे पार्टी के लोग उसमें नहीं है। मैंने असद से पूछा था, मौलाना साहब के साहबजादे से जो पार्लिमानी लीडर है कौमी से, उन्होंने कहा कि मैं इसमें किसी चीज में शरीक नहीं और इवन मेरे इल्म में भी नहीं है। तो इस तरह से जो है वो मुझे नहीं समझ आता कि ये क्यों कर रहा है। हमारा दोस्त है, भाई है, मगर इस तरह से जो है बिल्कुल जो है हम इसको तस्लीम नहीं करते जो कुछ हो रहा है। अबूजर न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट अब खत्म होता है और बिल्कुल सही न्याजी साहब ने बात की कि ये ज्यादा जो कानून पास करने का वो जो एक उन्होंने एक हवाला दिया एक ग्रीक सेइंग का कि वो यही है कि आप अगर ज्यादा करप्ट है तो ज्यादा इस तरह की कानून साजी करने की आपको जरूरत पड़ती है। एक और नाज़रीन बड़ा अहम मसला जिसके ऊपर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे वो ये है
کہ اب ہمارے جو پارلیمنٹیرینز خاص طور پر ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی چونکہ وقت پورا ہو رہا ہے ان کی جو مدت 5 سالہ، وہ دڑا دڑ جو ہے ممنوع اور غیر ممنوع جو بور ہیں اسلحہ، اس کے لائسنس ایشو کروانے کے حوالے سے کافی جو شور ڈال رہے ہیں. اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ تفصیل ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین، یہ جو آپ دڑا دڑ قانون سازی دیکھ رہے ہیں تھوک کے حساب سے نیشنل اسمبلی سینٹ کے اندر پاس ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک اور اہم موضوع بھی آج کل زیر بحث ہے. وہ یہ ہے کہ جو ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہاں آپ اسلام آباد سے ہمیں اپنے حلقوں میں جانا پڑے گا، ملک کے اندر جو امن و امان کے حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، تو ہمیں اسلحہ لائسنس ایشو کریں تاکہ ہم اپنی حفاظت کی کچھ بندوبست کر سکیں. اخبارات کے اندر یہ خبریں دیکھ سکتے ہیں آپ. جنگ اخبار کے اندر ایک خبر چھپی ہوئی ہے، اسلحہ لائسنس بھی نہ بنوا سکیں تو کیا فائدہ. ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی نے فائل پھاڑ دی. اس کے اندر جو وزارت داخلہ صاحب کی طرف سے ایک صاحب ہے، ان کا بیان ہے کہ جی روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہر پارلیمنٹیرین کی طرف سے 5 سے 10 فائلیں ہمارے پاس موجود ہیں، آدھی رات تک کام کر رہے ہیں. اسی طرح پھر دنیا اخبار کی ہیڈ لائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، قومی اسمبلی اسلحہ لائسنس اجرا میں تاخیر پر ارکان کا احتجاج 1 ہفتے کے اندر جاری کریں. یہ اسپیکر نے پھر رولنگ دے دیا. یہ نوائے وقت کی خبر بھی یہی ہے کہ اسلحہ لائسنس نہ بنانے پر ارکان کا احتجاج. ذوالقرنین حیدر صاحب ہمارے ماہر رپورٹر ہیں، انٹیریئر منسٹری کو کور کرتے ہیں. ان سے پوچھیں گے جناب اعلیٰ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب اتنے زیادہ اسلحہ لائسنس، اتنی زیادہ درخواستیں، کچھ درجنوں ہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، کیا چل رہا ہے؟ جی خبر صاحب، ایک تو یہ جو جب حکومت ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت یہ چاندی لوگوں کی ہوتی ہے کہ ان دنوں میں ہم نے پیسے بھی کمانے ہیں. وہ کیسے؟ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ووٹر لا چل رہی ہوتی ہے. اس کے جو ممنوع ہیں اس کے 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے تک ریٹ چل رہا ہوتا ہے. جو 9 mm ہے یعنی کہ غیر ممنوع ہے وہ 10,000 20,000 30,000 پر لائسنس ریٹ لگے ہوتے ہیں. صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ جب کمیٹی بنائی گئی ہے، کمیٹی کو سائیڈ پہ رکھ کے اندرون خانہ وزارت داخلہ کمرہ اپنے طور پہ پیسے لے کے لائسنس بنا رہا ہے. ایم این اے الگ سے رو رہے ہیں. جو آپ نے ذکر کیا ایم ابو بکر، انہوں نے کہا جی 5 سے 6 فائلیں دی ہیں، ایک بھی فائل نہیں ہو سکی ہے، اور وہ ہیں سارے کے سارے ممنوع بور کے. اچھا، ممنوع بور کا جو اختیار ہے وہ وزیر داخلہ کے پاس ہے اور غیر ممنوع کا ہے سیکرٹری داخلہ کے پاس. ایشو یہاں یہ بھی ہے کہ سیکرٹری داخلہ ہر فائل سائن نہیں کرتا، جو کہ وزارت داخلہ کے افسران بھی تنگ آ چکے ہیں کہ کوئی بھی فائل سائن نہیں ہوتی، ہم کیا کریں. اس وقت جو سیکرٹری داخلہ نے کیے ہیں وہ 4038 جو لائسنس ہیں اس وقت تک جاری ہو چکے ہیں. 4038 یہ موجودہ جی حکومت کے ٹائم کے دوران جی یہ سیکرٹری داخلہ نے جو کیے ہیں. جو ہیں وزیر داخلہ والے، وہ فگر جو ہے ابھی اس کو چھپایا جا رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں دیے جا چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں رہتے ہیں. یہاں ایک بتاتا ہوں کہ 2 یعنی ایک وفاقی وزیر اور ایک وزیر مملکت کے درمیان گالم گلوچ تک بھی ہوئی ہے. معاملہ اس حد تک ہو چکا ہے. 21 جولائی کو ایک اجلاس ہوا اسلحہ کمیٹی کا، اس میں یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر ہمیں اسلحہ لائسنس نہ دیے گئے تو ہم قانون سازی میں ان کی حمایت نہیں کریں گے. اس میں شاہ زین بگٹی نے بھی کہا کہ 59 لائسنس تو میرے ہیں، میرے ہی نہیں بن رہے. جنگ لڑنی ہے اپنے لگے. چوہدری صاحب گل سنو، یہ بتائیے گا کہ ہمیں بھی کچھ بتا دیں کہ ہم بھی کسی سے کہہ کلوا کے رانا ثناءاللہ صاحب سے یا کسی سے بات کر کے ہم بھی کچھ 4 لائسنس ایشو کروا لیں. جی چوہدری صاحب. نہیں تو سارا ملک ایسے کام کے لگا ہے، دے آر میکنگ منی آؤٹ آف اٹ. ناٹ ایکسیپٹیبل. بس کرو یار، لوٹ مار بند کراؤ ہر پاس سے جدھر جاؤ. آج تو مجھے کئی سکینڈل آئے ہیں جو ہم نے ابھی ان کو پروو کرنا ہے. سنبھال کے رہیں گے چوہدری صاحب. انشاءاللہ یہ جب حکومت چینج ہوگی تو پھر اس کے اوپر کام کریں گے. تو یہ جو سارے کا سارا جو ڈیٹا ہے یہ انٹیریئر منسٹری اپنے پاس اس کو سیف رکھتی ہے؟ جی بالکل، کمپائل ہوتا ہے، پورا ڈیٹا ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ میں اگر منسٹر ہوں، ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہوں، میں ایک لائسنس یا ایک فائل کو پروو کروا کے آپ کو کیسے بھیج سکتا ہوں؟ دیکھیں، یہ جو ان کے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایم این ایز کے ووٹرز ہوتے ہیں، یہ وہ اصل میں انہوں نے بھی کسی اور سے پکڑے ہوتے ہیں کہ جی ہم آپ کے بنوا دیتے ہیں، ہمیں اتنا دے دیں. تو یہی موقع ہوتا ہے کہ جی ہمیں آپ کچھ موقع دے دیں، ہم بھی کما لیں، ہم نے لوگوں میں رہنا ہے، پھر آپ کے لیے ووٹ کے لیے بھی بھاگنا ہے. تو اس چکر میں یہ لے لیتے ہیں فائل کرا کے، اس کے بعد ان سے پیسے لے لیتے ہیں، ان کو لائسنس دے دیتے ہیں. جب فائل ہوتی ہے وہ کسی کے نام پہ ایشو؟ جی ڈیفینیٹ، فائل کسی کے نام پر ہی ہوتی ہے. اچھا، نئی پالیسی یہ بنی تھی کہ جو ٹیکس پیئر ہوگا کم از کم
1 लाख रुपया जो सालाना टैक्स देता है, लेकिन वो शर्त खत्म कर दी। अब भी इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, और सिर्फ कि भाई स्टाम्प पेपर एक दे दें, बयान हल्फी साथ लगाओ और मिनिस्टर ने कह दिया तो ये कर दो। लेकिन उसमें से प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲਾਸ਼ਨਿਕੋਵ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? सॉरी जी चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि तुसी भी कोई क्लाशनकोव का कोई लाइसेंस लिया कि नहीं? नहीं सर, जरूरत नहीं है। चले नाज़रीन, ये हैं हालातों वाक़यात मुमकिन खुदादाद पाकिस्तान के अंदर ये सारे मामला चल रहे हैं, हकायक आपके सामने हैं। आप अपनी खुद अकल इस्तेमाल करें, सोच समझ इस्तेमाल करें, मेरे ऊपर मत जाएं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब के ऊपर, जुल्करनैन ने जो स्टोरी बताई है उसके ऊपर मत जाएं। लेकिन ये सब सारा कुछ हो रहा है नाज़रीन। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।